हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं ये एल्केन के भौतिक गुण। एल्केन के ये हम लोग देख रहे हैं किसके? एल्केन के। ध्यान देना, यहाँ एल्केन लिख देते हैं। एल्केन के ये हैं, ठीक है। एल्केन के ये भौतिक गुण हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, है ना। एल्केन के भौतिक गुण, चलिए देखते हैं एक एक करके। देखिए, एल्केन एल्केन के जो अणु होते हैं उनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तथा कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के सहसंयोजक गुण देखने को मिलते हैं तथा कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर के कारण लगभग सभी एल्केन क्या होंगे? नॉन पोलर, अध्रुवीय होते हैं। जैसे कार्बन कार्बन में आप देखें विद्युत ऋणात्मकता ये तो समान है, ठीक है, इक्वल है ये। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन में भी ध्यान दीजिए, है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। बहुत ज़्यादा अंतर होगा तब तो ध्रुवीय हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए कहा गया कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर होता है और इसीलिए लगभग सभी एल्केन जो होते हैं वो अध्रुवीय होते हैं। मतलब उसमें धन ध्रुव और ऋण ध्रुव इस तरीके से कुछ नहीं होता। तो इनके मध्य वीक वांडरवाल फोर्स कार्य करता है, मतलब दुर्बल वांडरवाल बल कार्य करता है। और दुर्बल बलों के कारण ही एल्केन श्रेणी के प्रथम जो हैं 4 सदस्य, जैसे कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 4 तक, मतलब आप कह सकते हैं कि ये मेथेन जो है आपका कार्बन 1 से मिलकर बना है। एक कार्बन है इसमें, मेथेन हुआ, एथेन हुआ, ये प्रोपेन हुआ और ये ब्यूटेन C4H10। ये जो हैं ये प्रथम 4 यानी कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 4 तक ये क्या है? तो ये गैस हैं। ये क्या हैं? ये सभी गैसें हैं, ठीक है। ये गैस है। मेथेन भी गैस है, आप जानते हैं। मेथेन यह इसी को मार्स गैस भी कहते हैं, है ना। जैसे जो धान की फसलें होती हैं तो वहाँ आप देखते हैं मेथेन वहाँ भी उत्पन्न होता है। पशु जुगाली करता है तो वहाँ भी आपको देखने को मिलता है। उसके मुख से जब वो जुगाली करता है तो वहाँ भी निकलता है ये मेथेन। और यहाँ तक कि जो कुएँ हैं, है ना, उसमें पतझड़ जब आता है पत्तियाँ गिरती हैं तो वहाँ उसमें कुएँ में चली जाती हैं और वर्षा होती है तो जब जल भी उसमें एकत्रित होता है तो उसी में पत्तियां सड़ जाती हैं, तो वहाँ भी यही गैस बनती है ना। ये जहरीली गैस होती है। और ये देखिए एथेन भी गैस है, प्रोपेन, है ना। प्रोपेन और ब्यूटेन तो आप जानते हैं एलपीजी में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में यही गैसें भरी जाती हैं, है ना। सिलेंडर जो होता है तो जानते रहिए। और देखिए यहाँ हम लोगों को भौतिक गुण में यही जानना है, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक ये गैसें हैं और कार्बन 5 से लेकर के कार्बन 17 तक ये लिक्विड द्रव होता है। और कार्बन 18 या उससे ऊपर जितने भी उससे और ऊपर के यौगिक हैं वो सभी ठोस होते हैं। कैसे होंगे? तो ये सभी क्या होंगे? ठोस होते हैं। देखिए कार्बन 18 या उससे अधिक कार्बन युक्त एल्केन 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, इतने ताप पर ये ठोस होते हैं। और ये रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। इनका न तो कोई रंग होता है और न ही कोई गंध होता है। जल में एल्केन की विलेयता के लिए ये कहा जा रहा है कि जल में अगर एल्केन को हम घोलना चाहें तो क्या यह घुलेगा? ये प्रश्न यहाँ किया जा रहा है। तो जैसे देखिए जल में अगर घोलना चाहेंगे
तो नहीं घुलेगा, है ना, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कोई ध्रुवता तो होती नहीं, पोलैरिटी तो होती नहीं, इसलिए नहीं घुलेगा। अब जैसे यहाँ देखिए पेट्रोल हुआ, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, ये पेट्रोल जो है ना ये हाइड्रोकार्बन का क्या है, मिश्रण है, जिसका उपयोग स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल का उपयोग देखते हैं आप मोटरसाइकिल या फिर ये जो आपके फोर व्हीलर्स जो वाहन है ना, उनमें ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो पेट्रोल तथा उसके निम्न प्रभाजों का उपयोग कपड़ों से ग्रीस के धब्बे हटाने और उनकी निर्जल धुलाई करने के लिए भी किया जाता है। तो मतलब आप जानते हैं शुष्क धुलाई उसे कहते हैं, है ना, शुष्क धुलाई किया जाता है, तो इसका उपयोग करते हैं। जैसे हम ये पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं उनसे पेट्रोल आप निकालते हैं, तो उसके बाद उसके निम्न प्रभाज, है ना, प्रभाजी आसवन से इनको क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो निम्न प्रभाज का उपयोग करके कपड़ों से ग्रीस, है ना, कपड़े में ग्रीस लगा हुआ है या धब्बे लगे हुए हैं, तो इनकी निर्जल धुलाई करके इनको साफ किया जाता है कपड़े को, ठीक है। और देखिए इस प्रेक्षण के आधार पर ग्रीसी पदार्थों की प्रकृति के बारे में अब ये पूछा गया कि जो ग्रीस जिसमें लगा हुआ है कपड़े में, तो अगर उस पदार्थ को हम लोग लेते हैं तो आप क्या सोचते हैं। तो देखिए यहाँ कहा गया कि आप सही हैं यदि आप कहते हैं कि ग्रीस उच्च एल्केनों का मिश्रण अध्रुवीय है। अगर आप ये सोचते हैं कि जो ग्रीस है यह क्या है, उच्च एल्केनों का मिश्रण होता है और यह अध्रुवीय है, तब आप सही सोच रहे हैं। अतः यह जल विरोधी प्रकृति का होगा, है ना, जल विरोधी मतलब जल में नहीं घुलेगा। तो विलायकों में पदार्थों की विलेयता के संबंध में सामान्यतः यह देखा गया कि ध्रुवीय पदार्थ जो पोलर होते हैं, ध्रुवीय पदार्थ होते हैं, वे ध्रुवीय विलायकों में ही घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय पदार्थ जो होंगे वे अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। अर्थात समान समान को घोलता है। समान समान को कहने का मतलब जैसे ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा। जैसे अगर हमारे पास NaCl है ना, ये Na+ और Cl-, तो ये ध्रुवीय हुए, है ना, धन ध्रुव ऋण ध्रुव है, ये पोलर है। तो इसको अगर आप वाटर में इसको अगर आप डिजॉल्व करते हैं तो उसमें आसानी से ये क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वाटर भी देखिए पोलर है, तो इसमें घुल जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों के पास ये है जैसे बेंजीन हम लिए हुए हैं, है ना, बेंजीन, ये देखिए बेंजीन का ये C6H6, इसी को आप लिख सकते हैं C6H6, है ना, बेंजीन हुआ, टालुइन हुआ, फिनाल हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ। तो इसमें अगर हम लोग घोलना चाहेंगे क्या, इस बेंजीन में अगर नॉन पोलर घोलना चाहें तो वो इजीली घुल जाएगा, है ना। जैसे अभी इसी बेंजीन में या जैसे हम ले लें टालुइन फिनाल ले लें, और इसमें अगर हम घोलें कोई नॉन पोलर, है ना, जैसे मेथेन ही घोलना चाहें तो ये इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, है ना। केरोसिन आयल लिए हुए हैं, उसमें केरोसिन आयल में अगर कोई नॉन पोलर आप डिजॉल्व कर रहे हैं तो उसमें घुल जाएगा, ठीक। तो ये यही कहा गया इसीलिए कि समान समान को घोलता है, मतलब नॉन पोलर को घोलेगा और पोलर पोलर को, ठीक। तो ये कहा गया। और देखिए जैसे यहाँ समझिए और क्या बातें हैं यहाँ, तो इस तरीके से ये आपका देखिए, और कुछ पॉइंट होते हैं तो देख लेते हैं इनको। यहाँ जरा समझिए, देखिए विभिन्न एल्केनों के क्वथनांक, हाँ क्वथनांक वाली बातें भी जरा समझिए। जैसे ये आपको तो इतना सब पढ़ने से बढ़िया है कि आपको बता दिया जाए कि जैसे कोई अगर सीधी चेन में है ना, जैसे ये देखिए अगर सीधी चेन में है, ये एल्केन है, मान लीजिए हम लोगों के पास ब्यूटेन, एक ये हाइड्रोजन हर जगह आप ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, ये ब्यूटेन है हमारे पास,
अब अगर हम यहीं ले लें, जैसे इसी के चेन चेंज कर दें, है ना, चेन ही बदल दें, तब देखिए क्या होगा, ज़रा समझिए। जैसे कार्बन 1 2 3, एक कार्बन यहाँ नीचे जोड़ देते हैं CH3। अब देखिए चेन जो है, एक H यहाँ जोड़ दीजिए जिससे ये सब इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। इधर CH3 कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये A मान लीजिए और ये B मान लीजिए, ठीक है। तो सीधी चेन इसमें है और इसमें शाखित है, तो किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, ध्यान देना। क्वथनांक जिसका, ध्यान दें, सीधी चेन होगा उसी का क्वथनांक ज़्यादा होगा। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, ए वाला ज़्यादा होगा। ब्रांचिंग बढ़ने से, इतना याद रखिए ना कि ब्रांचिंग बढ़ने से जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट वो घटता है, ठीक है। ये बातें हैं, तो इसको याद रखेंगे। और यही बात यहाँ बताई जा रही है कि पेंटेन के 3 समावयव एल्केनो जैसे पेंटेन 2 मेथिल ब्यूटेन तथा 2 डाई मेथिल प्रोपेन के क्वथनांकों को देखने से यह पता लगता है कि अगर इनका क्वथनांक देखेंगे तो ये पता चलेगा पेंटेन में 5 कार्बन परमाणुओं की एक सतत श्रृंखला, सतत मतलब एक सीधी, है ना, सीधी श्रृंखला, ये इसका उच्च क्वथनांक होता है, 309.1 केल्विन है। जबकि 2 डाई मेथिल प्रोपेन जो होगा इसका देखिए 282.5 केल्विन पर ये बॉयल कर जाता है। तो इसका देखिए ज़्यादा होगा क्योंकि ये सतत एक सीधी चेन में था, जबकि इसमें 2 डाई मेथिल, तो निश्चित रूप से यहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा हो गई इसलिए कम हो गया, ठीक। तो जानते रहिए ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो शाखित श्रृंखलाओं की संख्या के बढ़ने के साथ साथ अणु की आकृति लगभग गोल हो जाती है, जिससे गोलाकार अणुओं में कम आपसी संपर्क स्थल, कम आपसी मतलब वो आपस में कम उसको अट्रैक्ट कर पाते हैं तथा दुर्बल अंतराणविक बल होता है और इसीलिए इसके क्वथनांक क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। कैसे, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, उसका क्वथनांक जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक। तो ये बातें हैं। चलिए आज ही हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इसके रासायनिक गुण, एल्केन के रासायनिक गुण ये पढ़ रहे हैं हम लोग, एल्केन के रासायनिक गुण, ठीक है। गुण कहिए या गुणधर्म एक ही मतलब है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो देखिए इसमें ज़रा थोड़ा सा कुछ जानकारी एक्स्ट्रा रखिए। ये तो आपको पहले बताया जा चुका है कि अम्ल क्षारक, अम्ल क्या होते हैं जान रहे हैं, है ना। जैसे आपका ये HCl है, ये बहुत से ऐसे आप दिखा सकते हैं, HCl, HNO3, ये सब नाइट्रिक एसिड हुआ आपका, ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड हुआ H2SO4, ठीक। और ये एसिटिक एसिड हुआ CH3COOH, ये कार्बोक्जिलिक में आप ले लीजिए, अब बहुत से हैं, जैसे HCOOH, ये आपका एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, ये फार्मिक एसिड है। HCOOH जो है ये आपका क्या है, फार्मिक एसिड, और ये CH3COOH एसिटिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इस तरीके से आपके एसिड हैं। यहाँ तक कि जैसे अगर आप COOH का होल ट्वाइस आप कर दीजिए तो ये आपका ऑक्जेलिक एसिड है। देखिए यहाँ लिख रहे हैं COOH का होल ट्वाइस आप कर दीजिए, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड है। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये यही सेम टू सेम वही है, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड इसे आप कह देंगे। तो इस तरीके से ये एसिड हैं, है ना। क्षारक जरा समझ लीजिए क्या होते हैं। क्षार और क्षारक जिसमें OH ग्रुप रहे, जैसे देखिए NaOH, KOH, ये सब क्षारक कहे जाएंगे, ठीक है। CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH ग्रुप आप देखिए जब मेटल के साथ रहेगा तो वो आपका क्षारक कहलाएगा। और
ये सब क्षारक क्षार होते हैं। क्षारक क्या होते हैं? क्षार होते हैं, जानते रहिए। और ऑक्सीकारक है ना, ऑक्सीकारक जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको देखने को मिलेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट है ना, अपचायक पदार्थों के प्रति एल्केन सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं। क्या होते हैं एल्केन? निष्क्रिय, मतलब क्रिया नहीं करते, लेकिन विशेष परिस्थितियों में एल्केन इन अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। मतलब विशेष परिस्थितियां अगर हैं तो देखिए कब कब क्या स्थिति होती है तब ये अभिक्रिया करते हैं। वैसे एल्केन जो है अम्ल, क्षारक, ऑक्सीकारक, अपचायक, इन सब के प्रति ये निष्क्रिय होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में ये क्रिया करते हैं। तो देखते हैं एक एक करके। जैसे देखिए इसमें कुछ आपको अपक्रियाएं देखने को मिलेंगी। जैसे पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसी को आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिएक्शन लिख दिए, आप समझ लेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन, इसमें क्या होता है? जैसे आपका मान लीजिए कोई ग्रुप है ना, जैसे मान लीजिए ये RX आपने लिया, ठीक। अब यहाँ आपने क्रिया करवा दिया यहाँ NaOH से, ठीक। यहाँ अगर एक्वस मीडियम आप जलीय लिए हैं तो क्या होगा? ये कि जो OH आप देख रहे हैं, OH, यह इस हाइलोजन को, X मतलब हाइलोजन, R मतलब एल्किल ग्रुप, इस X को यानी हाइलोजन को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा, और इसको रिप्लेस करके OH यहीं आके जुड़ जाएगा, और ये X और ये सोडियम है ना, ये आयन के रूप में चेंज हो जाएंगे, और ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे। तो यही एक दूसरे को हटा करके उसको उसी के स्थान पर जुड़ जाना ही, यही क्या है? प्रतिस्थापन या विस्थापन भी इसे कहते हैं। प्रतिस्थापन कहिए चाहे विस्थापन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसी को आप कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए क्या है इसमें, एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु हाइलोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फोनिक अम्ल द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अभी आपको रिएक्शन दिखा रहे हैं। जैसे उच्च ताप पर 573 से 773 केल्विन है ना। जैसे अगर आप देखेंगे ये 273 इसमें से घटा दीजिए तो ये आपको डिग्री सेल्सियस में मिल जाएंगे। या सूर्य के विसरित प्रकाश या पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में हाइलोजनीकरण होता है। ध्यान दीजिए, टेम्परेचर भी अगर आप 573, अब 273 निकाल दिए तो 300 डिग्री सेल्सियस दीजिए, या 273 इसमें से निकाल देंगे तो देखिए 500 बचेगा। तो 300 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप या तो दीजिए, या फिर सूर्य के विसरित प्रकाश या पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज है ना, इनकी उपस्थिति में हाइलोजनीकरण होता है। क्या होगा? हाइलोजनीकरण होता है। और देखिए और क्या होता है, कम अणुभार वाले एल्केन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनीकरण नहीं दर्शाते, है ना। जैसे कम अणुभार है, कम अणुभार, जैसे अगर आप चेक करें मेथेन के, एथेन के, तो इनके कम ही अणुभार है, तो ये सब नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण अभिक्रिया नहीं दिखाते। वे अब देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें एल्केनों के हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को ही हम क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे देखिए मेथेन का अगर क्लोरीनीकरण किया जाए तो ये यहाँ पर आपको प्रतिस्थापन देखने को मिलेगा। अब जरा चेक करिए, देखिए एग्जाम्पल, हैलोजनीकरण या इसी को हैलोजनन कहते हैं, हैलोजिनेशन आप इसी को कह देते हैं, है ना। हैलोजिनेशन, हैलोजन का एडिशन हो रहा है यहाँ, और साथ ही साथ ऐड हो रहा है और वो रिप्लेस हो रहा है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया है, जानते रहिए। यहाँ एक दूसरा हट रहा है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ से, अभी आप चेक करिए देखिए क्या होगा। मेथेन है, क्लोरीन के साथ आप क्रिया करवा रहे हैं, आधिक्य में है क्लोरीन, मतलब अधिक है। एच न्यू को मतलब यहाँ वही सनलाइट, अल्ट्रावायलेट आप कह सकते हैं। तो एक एच इसमें से निकल गया। जैसे यहाँ देखिए ये है एच है, ये एच। अब आपने क्लोरीन से क्रिया करवा दिया
तो होगा क्या, देखिए होता क्या है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन ये रिप्लेस हो जाएगा, उसी के स्थान पे ये क्लोरीन आकर के जुड़ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन जो आप देख रहे हैं रिप्लेस हुआ, ये क्या करेगा, नेक्स्ट वाले क्लोरीन से क्रिया करके HCl बना लेगा और ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा जान रहे हैं, जैसे यहाँ कार्बन है तो आपका ये तो हाइड्रोजन है ही भाई, ये हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन तो हैं ही, इनको आप लिखेंगे ही। और फिर ये क्लोरीन यहाँ आ गया, क्लोरीन जोड़ देंगे। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से गया और दूसरा ये उसी के स्थान पर क्लोरीन आ गया। और ये क्रिया ध्यान दीजिए अनियंत्रित होती है, ये तब तक होती रहती है। देखिए ज़रा यहाँ, ये क्रिया तब तक होती रहती है जब तक इस कार्बन के पास पूरे हाइड्रोजन न निकल जाए, मतलब पूरे हाइड्रोजन जब निकल जाएंगे तभी रिएक्शन रुकता है। तो देखिए जैसे एक हाइड्रोजन निकला, एक क्लोरीन जुड़ा, फिर अब 3 यहाँ हाइड्रोजन है, एक और निकलेगा, 2 बचेगा। अब क्लोरीन बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना। और HCl ये तो निकलेंगे बाई प्रोडक्ट के रूप में। देखिए अब 2 यहाँ हाइड्रोजन है, अब एक इसमें से निकलेगा तो एक क्लोरीन और बढ़ गया यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए तब तक होता रहता है। यहाँ ज़रा चेक करिए, जब तक कि यहाँ पूरे के पूरे न निकल जाए। तो अब यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा, ये भी गया। तो देखिए अब CCl4, अब रिएक्शन रुक गया, है ना। तो इसी को आप एक ही बार में भी दिखा सकते हैं। और ये जो बने देखिए, इसको आप ये भी याद रखिए कि ये क्या बना, एक क्लोरीन है तो मोनोक्लोरोमेथेन या क्लोरोमेथेन कह सकते हैं। 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो यहाँ देखिए ये एथेन नहीं होना चाहिए, है ना। डाइक्लोरो ये क्या, एक कार्बन है ना, तो मेथेन होना चाहिए, डाइक्लोरोमेथेन जैसे यहाँ था, ये मिसप्रिंट हुआ है, इतना जान लेंगे। और यहाँ देखिए 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक। इसी को आप क्लोरोफार्म भी कहते हैं, जानते रहिए। और यहाँ देखिए ये आपके 4 क्लोरीन आ गए तो अब टेट्राक्लोरो, एक कार्बन के लिए मेथेन बोलेंगे तो टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक। इस तरीके से अब जैसे एथेन से क्रिया करवाना है तो एक ही बार में आप दिखा सकते हैं, है ना। ये धीरे धीरे ऐसे रिप्लेस होता रहेगा। तो देखिए यहाँ ज़रा चेक करिए, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस किया गया और क्लोरो एथेन बन गया, है ना। अब एक बात यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि कौन तेजी के साथ क्रिया करता है। जैसे अगर दिया है, यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अगर दिया है जैसे देखिए फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन F2Cl2Br2I2, ठीक। ये हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें तेजी से कौन क्रिया करेगा, जो ज़्यादा विद्युत ऋणी होगा। तो आपको पता है फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी, उसके बाद क्लोरीन है यहाँ इसमें हाइड्रोजनों में। तो तेजी से रिएक्शन कौन देगा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक। तो यही यहाँ दिखाया गया है कि एल्केनों की हैलोजन के साथ अब क्रिया की गति का क्रम फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन है। तो एल्केनों के हाइड्रोजन के विस्थापन की दर, हाँ ये एक बात ये भी जानते रहिए कि जैसे एल्केनों के हाइड्रोजन के विस्थापन की दर जो होती है, आप चेक करेंगे तो टर्सियरी, है ना, टर्सियरी आपको मिलेगा एल्केन, फिर सेकेंडरी एल्केन भी मिलेगा, फिर प्राइमरी एल्केन मिलेगा। तो ये क्रम इसमें टर्सियरी तेजी के साथ, विस्थापन कहाँ तेजी से होता है तो आप बताएंगे टर्सियरी में, उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ये तो बताया गया है आपको पहले भी। तो देखिए फ्लोरीनीकरण जो है ये थोड़ा प्रचंड होता है, मतलब विस्फोटक के साथ होता है और अनियंत्रित होता है, जबकि आयोडीनीकरण बहुत धीरे होता है, स्लो होता है, ठीक। और यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया ऑक्सीकारक जैसे HiO3 या HNO3 की उपस्थिति में होती है। मतलब आप देखेंगे उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि जो दोनों दिशाओं में हो, है ना, जैसे दोनों दिशाओं में हो सकता है। इसलिए आप जानते रहिए कि ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक। अब एक बात और देखिए, यह अभिक्रिया ऑक्सीकारक जैसे ये
आयोडिक एसिड है, ये आपका नाइट्रिक एसिड है, इसकी उपस्थिति में होती है। जैसे मेथेन के साथ अगर आयोडीन की आप क्रिया करवा रहे हैं तो देखिए ये बन रहा है आपका CH3I और HI, और ये आपस में पुनः क्रिया कर फिर से ये बना सकते हैं। तो ये दोनों दिशाओं में हो सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसी को रोकने के लिए जैसे अगर हम यह इस EHI को हटाने के लिए फिर ओ जब HiO3 का यूज करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड्स क्रिया कर लेगा, आयोडीन में बदल देगा और वाटर में, तब ये उत्क्रमणीय नहीं होगा। तो इसका उपयोग इसीलिए करते हैं जिससे ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय न हो, मतलब एक ही दिशा में हो। क्योंकि उत्क्रमणीय करने के लिए कौन जिम्मेदार है? HI। तो HI जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा तब आपका उत्क्रमणीय नहीं होगा, ठीक। इसीलिए रिएक्शन में HiO3 और HNO3 का उपयोग किया जाता है। और एक बात ये थोड़ा सा जानते रहिए कि ये अभिक्रियाएं जो होती हैं, ये अभिक्रियाएं, ये ध्यान दीजिए मुक्त मूलक फ्री रेडिकल के थ्रू कंप्लीट होती हैं, ठीक। देखिए हो सकता है यही बात दी गई हो यहाँ। हाँ, दिया गया, देखिए जरा सा। हाइलोजनीकरण मुक्त मूलक श्रृंखला क्रिया विधि द्वारा 3 पदों में ये कंप्लीट होती है। जैसे एक स्टार्टिंग होगी जिसे इनिशिएशन कहते हैं, और वो कंटिन्यू होगा जिसे संचरण कहते हैं, प्रोपेगेशन, और लास्ट में जिससे वो टर्मिनेट हो जाए यानी समापन हो जाए, टर्मिनेशन कहते हैं। तो देखिए ये क्रिया विधि मैकेनिज्म देखिए, जो अभी आप रिएक्शन देखे थे, ये रिएक्शन, ठीक, यही मेथेन के साथ क्लोरीन की क्रिया का। तो इसकी क्रिया विधि देख लेते हैं। देखिए प्रारंभन यानी जिसे आप कहते हैं ये इनिशिएशन है ना, इनिशिएशन प्रारंभ होता है। तो यह अभिक्रिया वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन अणु जो है वो होमोलिसिस मतलब सम अपघटन, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ये प्रारंभ होता है। और Cl आबंध या कार्बन कार्बन आबंध या कार्बन हाइड्रोजन आबंध की तुलना में दुर्बल है ना। ये जानिए कि Cl आबंध जो है ये कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन आबंध की तुलना में कमज़ोर है, अतः यह आसानी से टूट जाता है। कौन आसानी से टूटता है? Cl के मध्य जो बंध है ये आसानी से टूट जाता है। तो देखिए फिर होता क्या है, यहाँ से देखिए इसके बाद तब यही है आपका ये जो मैकेनिज्म है, ठीक, इसे देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए जो क्लोरीन है, जब सनलाइट आपने दिया या अल्ट्रावायलेट रेज में आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्लोरीन ये अलग हो जा रहे हैं, है ना। ये क्लोरीन क्या हो रहे हैं? अलग हो जा रहे हैं, मुक्त मूलक बन जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ये दिखाना चाहिए था कि एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो रहे हैं, तो ऐसे दिखा देते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन ये जो साझे में थे, एक एक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पॉइंट तो ऐसे बन नहीं पा रहा है, आप जान लीजिएगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हुए हैं। तो क्लोरीन मुक्त मूलक तभी कहेंगे जैसे ये क्लोरीन रहे अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो, ठीक है। दूसरा वाला क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो रहा है, ये जो जब बंध टूट रहा है, ठीक। और देखिए ये जरा सा संचरण होता है, प्रोपेगेशन मतलब कंटिन्यू रहता है, चेन जो है लगातार बनती रहती है। तो क्लोरीन मुक्त मूलक मेथेन अणु पर आक्रमण करके CH आबंध को तोड़कर, कार्बन हाइड्रोजन आबंध को तोड़कर HCl ये बनाते हैं, और मेथिल मुक्त मूलक फिर से बन जाता है। तो यह Cl तो बना, जैसे ये देखिए ये मुक्त मूलक क्लोरीन वाला मेथेन पर अटैक किया तो क्या होता है, ये CH3 मुक्त मूलक बन गया और ये क्रिया कर लिए क्लोरीन हाइड्रोजन से, ये Cl बन गया। अब इसका मुक्त मूलक बना, तो इसी का मुक्त मूलक अब देखिए पुनः जुड़ जाएगा। नेक्स्ट वाले में ज़रा देखिए, इसी का ये CH3 वाला जो है एक और ऐसे बना रहेगा, CH3 का मुक्त मूलक, ठीक है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब दूसरा वाला जैसे यहाँ आप देखिए ये कार्बन है, CH3 ऐसे बना दें तो यहाँ मुक्त मूलक इसके पास है, तो यही दोनों साझा करके CH3 का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो यही है, तो यही कहा जा रहा है कि मेथिल मुक्त मूलक क्लोरीन के दूसरे अणु पर
आक्रमण करके फिर CH3Cl तथा एक अन्य क्लोरीन मुक्त मूलक बना लेता है। अब एक देखिए, ये अब ये अणु है तो एक अटैक किया या एक जैसे अटैक किया तो क्या होता है, CH3Cl जो है यहाँ पर देखिए, अब ये क्या देना चाहिए था इसको, यहाँ पर जैसे ये CH3Cl अगर यहाँ पर ये दिखाया है, यहाँ तो ऐसे दिखाना चाहिए था CH4, ठीक है, CH4 के साथ Cl, तभी तो ये जब अटैक करेगा तो ये CH3 और Cl बन जाएगी, एक H एक Cl, ये Cl बना लेगा, है ना, एक H एक Cl, ये Cl बना लेगा। तो ये तो अच्छा यहाँ पर दिखाया गया। अलग अलग जैसे अगर दिखा रहा है तो यहाँ समझिए, यहाँ टोटल ये आपका जैसे अगर यहाँ ऐसे दिखाना चाहिए था, है ना, CH3Cl अगर कर देगा तब तो ऑलरेडी वही रह गया। जैसे यहाँ पर लेना चाहिए था क्या, देखिए CH3 मुक्त मूलक ही ले लिया होता, यही जो मुक्त मूलक यहाँ बना है। अब इसी के साथ जैसे क्लोरीन के एक आप ऐसे दिखा दीजिए, तो एक जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन है इसके, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इससे जुड़ गया, अब एक इसका, और ये Cl वही बन गया मुक्त मूलक, ठीक, ऐसे तो इस तरीके से निर्माण हो गया, तो क्लोरीन मुक्त मूलक बन गया। और फिर देखिए मेथिल तथा क्लोरीन मुक्त मूलक जो आपस में क्रिया कर लेंगे और कुछ देखिए इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ देखिए ये CH3Cl फिर Cl है, तो फिर अब नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, तो उसके स्थान पर ये जुड़ेगा। और देखिए इस तरीके से आपका ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, तब तक चलता रहता है जब तक आप जानते हैं पूरे हाइड्रोजन न इस यहाँ से निकल जाए। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे। और लास्ट में देखिए, लास्ट स्टेप ज़रा देखिए, ये श्रृंखला का समापन यानी कि चेन टर्मिनेशन, कुछ समय पश्चात अभिकर्मक की समाप्ति हो जाती है तथा विभिन्न पार्श्व अभिक्रियाओं के कारण अभिक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। क्लोरीन क्लोरीन से क्रिया करके ये Cl2 बना के रुक जाता है, और ये CH3 ये आपस में क्रिया करके ये एथेन बना लेगा, और CH3 मुक्त मूलक Cl मुक्त मूलक से क्रिया करके CH3Cl बना लेगा, और इसी तरीके से फिर रिएक्शन रुक जाती है, ठीक। तो ये बातें हैं। अब देखते हैं दहन, है ना, दहन देख लेते हैं जिससे आज ये ख़त्म हो जाए। देखिए दहन, कंबस्सन, अगर आप मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ध्यान रहे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में और पूर्णतः ऑक्सीकृत होगा, ठीक है। देखिए एल्केन वायु तथा डाई ऑक्सीजन यानी यही O2 की उपस्थिति में गर्म करने पर पूर्णतः ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये बना लेता है, और अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, देखिए हीट ऊष्मा भी निकलती है। तो ये मेथेन और ऑक्सीजन ये क्रिया कर कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बना लेता है। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पर लिया गया एक और एग्जाम्पल ये ब्यूटेन का, तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और काफ़ी हीट यानी एनर्जी भी निकलती है, काफ़ी ऊर्जा भी यहाँ से निकलती है। और इस तरीके से देखिए जैसे यहाँ एक टेबल देखने को मिल रहा होगा, आणविक सूत्र और नाम दिया है, कौन सा अणुसूत्र है और अणुभार दिया है, उसका क्वथनांक उसका गलनांक क्या होगा। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट रखिए, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए एक बात यहाँ ये समझ लीजिए कि एक जनरल फार्मूला ज़रा देख लीजिए, जनरल फार्मूला यहाँ थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे आपको दिखे ये अच्छे से। तो देखिए किसी एल्केन के लिए सामान्यतः जो दहन है, दहन की प्रक्रिया वो इसी तरीके से है। जैसे एल्केन के लिए फार्मूला पता है, सामान्य सूत्र CnH2n+2, और ये देखिए इसी तरीके से आप संतुलित करते हैं। n जितना आप ये n लिए रहेंगे वही 3n+1/2O2 वही आप करते हैं, तो यहाँ उतने मॉलिक्यूल बनेंगे, NCO2 बनेगा और n+1 H2O बनेगा, ठीक है।
अब जैसे ये अगर ना समझ पा रहे हो तो अगर मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेकर आपको बताते हैं, CH4 है, समझिए यहाँ देखिए जैसे CH4 लिए, ठीक है, O2 ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बना, CO2 बना और जल बन गया, ऊपर लिख दे रहे हैं जल। अब N समझिए, आप N को ज़रा समझ लीजिए। देखिए अब जैसे कार्बन कार्बन यहाँ हमने एक लिया तो 3n+1 मतलब 3n मतलब 3 × 1, क्योंकि कार्बन का नंबर n बराबर क्या है, n बराबर यहाँ नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, जितना कार्बन रहेगा वही उतना ही आप n के स्थान पर रखिए। तो 3 × 1 और +1, ठीक है, अपान 2 कर दीजिए, तो यही इतना ऑक्सीजन यहाँ लगेगा। अब 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 4, 4 में 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ CO2 कितना बनेगा, n मतलब आप नंबर कितना 1 लिए थे, है ना, तो भाई कार्बन एक लिए थे तो एक ही कार्बन वाला तो यहाँ बनेगा इस तरीके से, और n+1 H2O बनेगा, मगर n1 लिए थे तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक, सिंपल, ऐसे समझना हर जगह। चलिए और एक बात देखिए, जैसे जैसे एल्केनों का अपर्याप्त वायु, अगर वायु बहुत अधिक मात्रा में नहीं है तब अगर आप उसका दहन करते हैं तो पूर्ण दहन तो होगा नहीं, तब अपूर्ण दहन होगा और इससे कार्बन ब्लैक बनेगा, जिसे काजल कहते हैं, है ना, वो काजल ओजल जो नहीं बनाते हैं। तो देखिए वही मेथेन आप लिए, ऑक्सीजन पूर्ण रूपेण नहीं है, तो ये जो कार्बन बना यही आपका क्या है, कार्बन ब्लैक, जिसे कज्जल कहते हैं, कार्बन कज्जल, तो ये और जल, ठीक है, जल भी बन जाएगा, तो जानते रहिए इस तरीके। और नियंत्रित ऑक्सीकरण ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा देखिए नियंत्रित ऑक्सीकरण ज़रा समझें, इसमें आपको ये कैटलिस्ट याद रखना है। नियंत्रित ऑक्सीकरण ज़रा देखें, यानी ऑक्सीजन लेंगे और ये कॉपर के उपस्थिति में और टेम्परेचर 523 केल्विन, लगभग 100 यहाँ पर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब भी देना पड़ता है, तो ये मेथेनॉल बनता है, ये याद रखना है। और मेथेन के साथ वही ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाएं तो मेथे, अब यहाँ देखिए मेथेनॉल लिखा है, मेथेनल होना चाहिए, है ना, मेथेनल, क्योंकि ये क्या है, एल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड बना। और यहाँ देखिए एथेन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया अगर आप करवाते हैं किसके साथ, मैग्नीज एसीटेट के, तो यहाँ एथेनोइक एसिड बन जाएगा, एथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड बन जाता है, ठीक, तो इस तरीके से आप याद रखें। और समावयवीकरण ज़रा देख लेते हैं, समावयवीकरण या समावयवन, इसमें तो जैसे कोई सीधी चेन है, अगर आप एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ देखिए, जैसे सीधी चेन है, नॉर्मल हेक्सेन है, और आप एल्युमिनियम क्लोराइड और या Cl के साथ क्रिया करवाते हैं तो इसमें ब्रांचिंग हो जाएगी, देखिए शाखित हो जाते हैं, ये ब्रांचिंग, या तो साइड वाले कार्बन में दूसरे कार्बन से या फिर मिडल वाले से, जैसे यहाँ देखिए मिडल वाले से जुड़ जाता है मेथिल ग्रुप, तो ये हो जाता है, ठीक है, इसी को आप कहते हैं समावयवन। यानी कि ये केवल इसमें याद ये रखिए कि कोई सीधी चेन है, अगर आप एल्युमिनियम क्लोराइड और या Cl की उपस्थिति में उसे हीट करते हैं तो वो क्या होगा, ब्रांच हो जाएगा, ब्रांचिंग हो जाती है उसमें, ठीक। एरोमेटिकरण ज़रा देख लीजिए, एरोमेटिकरण में सिंपल है, अगर आपके पास ये है नॉर्मल हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन है, और देखिए अब आप क्या करते हैं, या तो क्रोमियम का ऑक्साइड ले लीजिए या वैनेडियम ऑक्साइड ले लीजिए या मॉलिब्डेनम ऑक्साइड ले लीजिए, इनकी उपस्थिति में 773 केल्विन और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं, तो ये किस में बदल जाएगा, ध्यान देना, ये बदल जाता है एरोमेटिक में, और यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल जाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन भी लिख दीजिए, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे। अब कितने निकलेंगे, तो जैसे देखिए अगर आपके पास ये है C6, अब इसी के 2 गुने में 2 जोड़िए, 6 दूनी 12, 2 14, ठीक, ये यही है ये C6H14, तो अब यहाँ ये जो बना C6H6 बना, C6H6 बना, ठीक,
तो देखिए कितने, 14 में से आप निकालिए 6, तो 8 बचा, तो यहाँ 4 लगा लेंगे, 4 दूनी 8। ठीक, ये हाइड्रोजन भी निकल जाता है और ये एरोमेटिक में चेंज हो जाता है। याद रखना है यहाँ क्या, याद केवल ये रखिए कि आप क्या क्या ले रहे हैं। ठीक, क्रोमियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। ठीक, तो और भाप के साथ अगर क्रिया करवाएंगे निकेल की उपस्थिति में मेथेन की भाप के साथ, वाटर वेपर, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में ये क्या होगा, टूट जाएगा। और अगर आप गर्म करते हैं, जैसे हीट देते हैं किसी भी एल्केन को, तो कई एल्केन में, छोटे छोटे एल्केनों में टूट जाएगा। 6 कार्बन का आप लिए थे, यहाँ देखिए अब क्या होगा कि ये एल्कीन बना ले, है ना, एल्कीन, ये एल्कीन बन गया है, एल्कीन बना ले। देखिए एल्कीन में ये बदल रहा है, तो जैसे एल्केन लिए थे, हीट कर दिए, ताप अपघटित किए, तो ये एल्कीन बना लिया, यहाँ एल्केन भी बना है। एल्कीन एल्केन का मिश्रण यहाँ बन जाता है। ठीक है, ताप अपघटित करते हैं तो इस तरीके से ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी भी समाप्त हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो और पॉइंट हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, थैंक्स।